कैटेगरी लॉन्च होने जाएगा, अभी आप देखेंगे तरह तरह से एनएफओ आना शुरू होगा एएमसी का। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, तीनों में क्या खासियत है? म्यूचुअल फंड के बारे में तो जान ही रहे हैं, मिनिमम 100 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईएफ में 10 लाख रुपया मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। 9 लाख इन्वेस्ट ये मानेगा नहीं, 10 लाख ही चाहिए। पीएमएस में 50 लाख चाहिए। पीएमएस में फंड मैनेजर जो भी अलॉट होते हैं वो एफएनओ में भी लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीद सकते हैं, मतलब ज्यादा रिस्क ले सकते हैं आपके पैसे के साथ। रिस्क ज्यादा है तो गेन भी ज्यादा होने का संभावना ऐसा लगता है, और मैं जब कंपेयर करता हूँ म्यूचुअल फंड से तो वो संभावना सच में प्रतीत होता हुआ नजर नहीं आता है। एसआईएफ में 10 लाख रुपया मिनिमम है ही, और अलग अलग कैटेगरी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी और डेट में तो करेंगे, इसके अलावा रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो इन दोनों कैटेगरी को छोड़ के सिर्फ इक्विटी एंड डेट में है। पीएमएस में भी वही है, वो कहीं भी कर सकते हैं। अगर एक्सपोजर का बात करें तो 20% तक डेट में जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में 10% तक ही अलाउ है। इसमें तो कुछ फंड मैनेजर जो चाहे वो करे, ठीक है, कोई लिमिट ही नहीं है पीएमएस में। उसी तरह कंपनी ओनरशिप है, इसमें 15% तक जा सकते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 10% तक जा सकते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल रखा गया है, मतलब ज्यादा रिस्क में आप नहीं जा सकते हैं, डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। अगर रेगुलेशन के दृष्टिकोण से देखें तो इनको भी सेबी रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड को भी, और पीएमएस को भी सेबी ही रेगुलेट करते हैं। टैक्सेशन का बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% और लॉन्ग टर्म 12.5%, जो म्यूचुअल फंड में है वही एसआईएफ में भी है। लेकिन पीएमएस में डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि साल भर तक डेट फंड में ही अगर इन्वेस्ट करके रखा फंड मैनेजर, इक्विटी में रखा ही नहीं, या फिर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में बना के रखा, तो उस हिसाब से जो टैक्स बनेगा उसके हिसाब से इसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड और एसआईएफ में 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वही लगेगा। अब यहाँ पे कंपेयर का बात होता है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से मिनिमम तो 100 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 लाख रुपया एसआईएफ में जो आने वाला है, और पीएमएस में 50 लाख। लेकिन अभी तो ये फ्यूचर में आएगा, एफएनओ में भी कर सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट खेल सकते हैं। यहाँ पे हमने जो अध्ययन करना शुरू किया, एनएबी का डिटेल्स हमें मिला नहीं परफॉर्मेंस। जब मैं रिसर्च कर रहा तो एनएबी का डिटेल्स नहीं मिला। कहते हैं कि अलग अलग पर्सन का, अलग अलग इन्वेस्टर का अलग अलग पोर्टफोलियो है, तो हम आपको एनएबी परफॉर्मेंस कैसे दिखा सकते हैं। फंड परफॉर्मेंस मुझे नहीं मिला, और जितना मिला उससे मैं कंपेयर किया तो मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप से वो कम ही लगा, और एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा ही लगा पीएमएस में। तो यहाँ पे कहने का बात है कि फंड मैनेजर हैं, ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा गेन मिलेगा। अगर ऐसा होता तो मेरा भी 50 लाख रुपया यहाँ इन्वेस्टेड होता। एसआईएफ में भी मैं नहीं लगाने जा रहा हूँ। इतना तो है कि 10 लाख रुपया यहाँ भी लगा के देख सकते हैं। लेकिन मैंने जितना अध्ययन किया है, मुझे यही महसूस हुआ है कि स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म में ऑलवेज किसी भी कैटेगरी से बेटर होगा। यहाँ पे जो भी लोग अभी पीएमएस में इन्वेस्टेड हैं, अमीर लोग के साथ चक्कर क्या है ना, वो कभी टाइम नहीं देते हैं। कम होता है टाइम, दे नहीं पाते, कंपेयर नहीं कर पाते हैं। तो आपको छोटा सा एक कंपेयर अगर करना है तो मल्टी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैसे देखेंगे? StarSIP.in में जाएंगे। ये हो गया आपको मल्टी कैप, ये हो गया मिड कैप, और तीसरा कैटेगरी हो गया स्मॉल कैप। इसमें एएम वाइज जो सबसे ज्यादा ऊपर है उसको आप कंपेयर करके देख लीजिए कि किस फंड ने क्या किया है। उदाहरण के तौर पे जिसका एएम सबसे ज्यादा है, पिछला 10 साल का डाटा लेना है, 2015 से लेकर। पहला फंड यहाँ पे आता है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, 50 लाख रुपया वन टाइम, 35,000 करोड़ का एएम है। पिछले 10 साल में 1 करोड़ 74 लाख बनाया है। आपके अपने पीएमएस से कंपेयर करके देखना है। 13.33% का रिटर्न से ही 1 करोड़ 74 लाख हुआ है 10 साल में। आईसीसी मल्टी कैप, इसने 50 लाख का बनाया है पिछले 10 साल में, 1.79। और तीसरा है क्वांट एक्टिव फंड, मतलब टॉप 3 का ही कंपेयर करना है, नीचे भी आप चेक कर सकते हैं। 50 लाख का पिछले 10 साल में बनाया है, 2 करोड़ 27 लाख। अब मिड कैप कैटेगरी में आते हैं। मिड कैप में एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 72,000 करोड़ का एएम, 50 लाख का वन टाइम का, पिछले 10 साल में 2.12 बनाया है। 2.18 किसने बनाया है? कोटक इमर्जिंग निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, 50 लाख का बनाया है, 2 करोड़ 25 लाख। अभी स्मॉल कैप कैटेगरी में जाएंगे। जो लोग पीएमएस लिए हुए हैं, अमीर लोग हैं, कंपेयर तो एक बार करना है। पीएमएस बोल के खरीदे हैं कि अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, रिस्क ज्यादा लेना है तो गेन भी ज्यादा लेना है। तो क्या वो म्यूचुअल फंड जहाँ की मिनिमम 100 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट भी नहीं है, कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या उससे पीएमएस से ज्यादा बेहतर है या कम दे रहा है म्यूचुअल फंड? निप्पॉन स्मॉल कैप का बात करते हैं, 50 लाख का वन टाइम का, 2 करोड़ 99 लाख बनाया है, 19.58। अगर दूसरा एएम के हिसाब से देखें तो 30,000 करोड़ है एसबीआई स्मॉल कैप में, 50 लाख रुपया वन टाइम का 10 साल में बनाया, 2 करोड़ 54 लाख। और तीसरा है एचडीएफसी स्मॉल कैप, एएम देखा जाए तो 30,000 करोड़ है, 50 लाख का वन टाइम का,
2,23,00,000 बनाया है। इस तरह से आपको कंपेयर करना है। कंपेयर में मुझे पता है कि आपको पीएमएस से बेहतर म्यूचुअल फंड ही नजर आएगा। जब आप कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा स्मॉल कैप मिड कैप ज्यादा अच्छा है पीएमएस से ही। तो धीरे धीरे करके जो भी पीएमएस लिए हैं या किसी भी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो, धीरे धीरे अगर यहाँ से टाइम 10 साल 12 साल 15 साल है तो जरूर मिड कैप स्मॉल कैप में धीरे धीरे करके पीएमएस से स्विच होके आ जाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। जो अमीर लोग होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो उस झमेले से निकाल करके धीरे धीरे करके आपको वेल रेगुलेटेड फंड में म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, बजाज एलियांज का स्मार्ट गोल 3 लिया था, लगता है फंस गया हूँ, 3 साल कंपलसरी भरना पड़ेगा, अभी 2 ही प्रीमियम दिया हूँ। अगर 2 प्रीमियम दिए हैं, 2 इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं आप, मंथली दिए हैं, अगर 2 साल दिए हैं तो 1 साल और दे करके जितना मिलता है देख लीजिएगा। अगर 2 महीने ही दिए हैं फिर तो आप बहुत लकी हैं कि 2 महीने के बाद ही आपको पता चल रहा है कि फंस गया। बंद कीजिए। बंद करने के बाद जहां तक लड़ना होगा लड़िए कि भाई ये मूलधन तो दे दो, चलो 10-20% 30% काट लो, इधर उधर कमीशन बढ़ता है, लेकिन बाकी तो दे दो। आप पता करने का कोशिश करेंगे कि ये नियम बनाया किसने कि मूलधन भी नहीं दूंगा, आप कहीं तक पहुंचेंगे। फिर वहां आगे पूछेंगे, फिर उसके आगे भी ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते 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 सबसे ऊपर के ऊपर जाना चाहेंगे तो पता चलेगा eastindia.com ने नियम कानून बनाया है, वहां से 7 समंदर पार से। इसके लिए आपको राजू चौधरी वाले चैनल पे जाएंगे ना और इसके प्लेलिस्ट में देखेंगे जो जो लोग के साथ इस तरह का अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, उसको प्लेलिस्ट में जाके 5 वीडियो देखना है, धीरे धीरे सीखना है कि किसी के अंदर में किसी के अंदर में, फिर एक दिन जाग करके वो सारा जो है सिस्टम उनका खत्म करके अपना सिस्टम निकालवाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए छलांग लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल ले लीजिए, और जब जॉब लगे तो धीरे धीरे करके पार कर दीजिए। एक म्यूचुअल फंड के अलावा एक क्वेश्चन है कि 5 महीने की मेरी बेबी है, पेट में है, और कहते हैं कि किडनी खराब है, ठीक है, तो क्या वो ऐसे ही नॉर्मल जिंदगी गुजार देंगे जन्म लेने के बाद, या फिर कुछ हो सकता है? अमित जी को कांटेक्ट करें। बिल्कुल कांटेक्ट करना है। इन बातों को देखते हुए 3 चीज आपको याद रखना है। पहला, भरोसा नहीं करना है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, इतनी सा भी भरोसा नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक आइडिया देता हूं। वह कहते हैं कि दादाजी को और पापा जी को आपका ना शुगर था, और आप जब टेस्ट कराए तो पूछा गया आपके दादाजी को था, पापा जी को था, तो आपको भी है, तो फिर आप संतुष्ट हो गए, भाई ये तो जेनेटिक है, कुछ करना ही नहीं है, मतलब उनको हुआ था, हमको हुआ था, हमारे बच्चे को होगा भी, जेनेटिक है। आप घर आ गए, सुबह दोपहर शाम आप खाने लगे जो बताया गया, दिन में खाता हूँ, रात में खाता हूँ, दोपहर में भी खाता हूँ, जो दिया गया है। पर इसके जाल को कैसे तोड़ेंगे समझिए कि जब दादाजी 40 साल के थे, 50 साल के थे, 60 साल के, 70 साल के थे, एकदम यंग थे, चलते थे 5 किलोमीटर, दौड़ते थे तो जवान को भी पीछे छोड़ देते थे। लेकिन अंत काल में 10 साल 8-10 साल में तो थोड़ा थोड़ा बीमार होना शुरू हो गया। तो ये वाला जो है गोली भी शुरू हो गया, चीनी दाना वाला। जब ये शुरू हो गया और 10 साल के बाद ऊपर चले गए, तो क्या बोलेंगे? दादाजी इसके पेशेंट थे, 70 साल तक तो कुछ नहीं था, लास्ट के एज में खान पान में दिनचर्या में थोड़ा गड़बड़ हुआ या देख रेख अच्छा से नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम आ गया। अगर तो ये जेनेटिक होता तो बचपन से होता ना, डे 1 से होता, लास्ट के एज में हुआ, इसका मतलब क्या है? जेनेटिक नहीं है। आपको जो बोला गया है ना, उस बेचारे ने 1-1.5 करोड़ रुपया एजुकेशन लोन लिया है, भरना भी तो है उसको। इस चक्कर से कुचक्र में है, इसके लिए आपको मिसगाइड किया, क्योंकि बेचारे को पता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको ये दे रहे हैं, अपने बाबूजी के, अपने दादाजी को भी वो वही दे रहे हैं, उनको पता नहीं है बेचारों को। जरूर आपको अमित जी को कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट करने के लिए मेरे जितने भी वीडियो हैं उसके डिस्क्रिप्शन में 3-4 चीज है। 5वें नंबर पे अमित जी का नंबर है, इस नंबर को सेव कर लीजिए। और इस तरह का प्रॉब्लम, जंजाल में अगर फंस रहे हैं आप, जाल फेंका और आप फंसने जा रहे हैं, तो इनको कांटेक्ट कर लीजिए। पहले नंबर पे जो है म्यूचुअल फंड के लिए है, दूसरे नंबर पे एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो लिंक है। तीसरे नंबर पे एआरएन होल्डर हमसे जुड़ सकते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन बिजनेस आप एआरएन होल्डर जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है वो कैसे कर सकते हैं। चौथे नंबर पे म्यूचुअल फंड का स्टार एसआईपी का लिंक है, और 5वें नंबर पे हर 1100 वीडियो में ये चीज है, अमित जी का नंबर है। यहाँ पे काफी लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर मांगते हैं, तो नंबर यही है, इस पे कांटेक्ट करके छोटा छोटा बड़ा प्रॉब्लम कुछ भी हो एक बार डिस्कस कर लीजिए। वो अगर बोल दिए कि हाँ ठीक हो सकता है, तो जो जो बताया वो करते चलिए, ठीक हो जाएंगे। वो अगर बोल दिए नहीं हो सकता है, तो फिर हाथ खड़ा कर दिया, फिर आप कहीं और दिखा लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
होम लोन लेना ठीक रहेगा या ऑटो लोन लेना ठीक रहेगा या पर्सनल लोन? ऑटो वाला लोन जो है ना, एक लोन, वो मैं बोल सकता हूँ कि ले लीजिए आप, क्योंकि काम करना है, काम करने के लिए आप ऑटो लोन लिए और काम कर रहे हैं दिन रात। होम लोन मैं बोलता हूँ कि ऐसा जमा कर लीजिए, उसके बाद लीजिए। कोई दुकान का लोन लेना है कि दुकान इतना अच्छा जगह पे है, पहले से कर रहे हैं रेंट पे और बिक रहा है, तो लेके ले सकते हैं, क्योंकि उसके फेयर में आप एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो अपने बिजनेस को चलाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए अगर आप लेते हैं तो जरूर लेना है, लेकिन इतना नहीं लेना है कि अगर वो डिफॉल्ट किए तो घर गिरवी गाड़ी छकड़ा सब दिवालिया हो जाए। क्या